जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज हमारे नमस्कार। साथ है सुजय राय जी। सुजय राय जी बैंकर रहे हैं और आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे, खासकर भारत के बैंकिंग सिस्टम पर। बैंकिंग सिस्टम को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि जो बैंकिंग व्यवस्था और प्रणाली है, यह आम लोगों से अधिक कुछ खास तबके को फायदा पहुंचाने के लिए तत्पर है, और खास पूंजीपति घराने को, औद्योगिक घराने को लाभ पहुंचाया जा रहा है बैंकों के माध्यम से। तो सुजय जी, आपसे हम यही जानना चाहेंगे और हमारा दर्शक भी जानना चाहेंगे इस बात को कि जी आज की तारीख में जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली है, वह आपकी नज़र से कहाँ पर जाकर खड़ा है या किस रास्ते की ओर अग्रसर है? देखिए राकेश जी, भारत की जो जी। बैंकिंग व्यवस्था है वो जी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अर्थतंत्र का रीढ़ है वो। जी। बिना बैंकिंग का कोई अर्थतंत्र चल नहीं सकता है। जी। बैंकिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है अर्थतंत्र। जी। हमारे देश की जो बैंकिंग है, जब से जी। राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 में या उससे भी पहले 1955 में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, इंपीरियल बैंक को टेक ऑफ करके, जी। तब से भारत के बैंकों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है भारत के अर्थतंत्र में। जी। और मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, लेकिन आज एक बहुत ही बड़े खतरनाक मकाम पर खड़ी है बैंक। जी। ये मुहिम चलाई जा रही है वर्तमान सरकार द्वारा कि कैसे बैंकों का निजीकरण किया जाए। जी। उन लोगों ने अपने हिसाब से विनिवेश तो किया ही है, जिसको जी। अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, शेयरों को जी। बेचना। लेकिन वो लोग चाहते हैं पूरी के पूरी बैंकों को बेच दें। तो बैंकों के खरीदने वाले कौन होंगे? बैंकों के जी। खरीदने वाले यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति होंगे, जिसको जी। कॉर्पोरेट कह सकते हैं आप। जी। और दिक्कत की बात यह है या दुखद बात यह है कि वही पूंजीपति बैंक खरीदेंगे या उनकी संभावना बनती है जिन्होंने बैंकों का खस्ताहाल करने पर लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा एनपीए अगर किसी कारण से है, वो कॉर्पोरेट के जी। लिए है। तो इस मोड़ पर आज हम खड़े हैं। बैंक के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, इवन रिटायर्ड लोग भी जो है, जिनको बैंक से पेंशन मिलता है, वो लोग निजीकरण के मुहिम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी। तो सर, जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो व्यवहार पर आइएगा, तो जो आम लोगों के साथ व्यवहार है, अगर एक छोटे किसान है, छोटे रोजगार करने वाले हैं, अगर बैंक से 50,000 लाख रुपया का कर्ज भी लेते हैं, अगर वो किसी कारणवश समय पर किस्त न चुका पाए, तो उनके साथ जिस तरीके से बैंक सख्ती से पेश आती है पैसे वसूलने के लिए, जो कुछ मोर्गेज है, बंधक है, उसको जोर जबरदस्ती करके नीलाम कर लेना या जो करना जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, दायरे में है। लेकिन यही बात का अंतर दिखता है जब बड़े पूंजीपति घरानों के पास लाखों लाख करोड़, जो हजारों करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ जो रुपये होते हैं, उसकी वसूली में तो उस तरह की शक्ति नहीं दिखाई जाती है। एक सवाल यह हो रहा है, जो आम व्यवहार है, जो आम जनता के साथ सोचता है। और दूसरी बात है कि जिस समय बैंकों का निजीकरण भारत में सरकारीकरण हुआ था, उस समय सरकारीकरण भी इतना आसान काम नहीं था। उस समय भी जो जी प्रधानमंत्री होंगे, उन्होंने बहुत जोखिम ही लिया होगा एक तरह से। बहुत उस समय भी विरोध के स्वर उठे होंगे कि भाई ऐसा क्यों करिएगा, नहीं करिएगा। तो उसके पीछे की जो मंशा थी, तो उस दिखा उसका सकारात्मक रूप, जिसकी आपने चर्चा भी की कि भाई देश के को समृद्ध करने में, सशक्त करने में बैंकों की जो भूमिका रही। लेकिन जी आज के तरीके से जो परिदृश्य और जो दृश्य दिख रहा है, उसमें फिर बैंकों की भूमिका तो उस तरीके से कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आप चूंकि बैंक से जुड़े रहे हैं और इस चीज को नजदीक से देखा है, तो इस पर जो मेरी दो ही चिंताएं हैं, दो चिंता जो है, एक आम आदमी के साथ बैंक का व्यवहार और पूंजीपति लोगों के साथ बैंक का व्यवहार। जबकि दोनों कर्जदार ही हैं, बैंक के कर्जदार ही हैं। कोई लाख रुपया ले तभी कर्जदार ही है, कोई करोड़ ले तभी कर्जदार है, कोई 200 करोड़ ले तभी कर्जदार है। तो कर्जदार के साथ समान व्यवहार नहीं होना,
जी बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। इसीलिए मैंने जी शुरुआती वक्तव्य में ये कहा कि ये जो जी कॉरपोरेट के लोग, जिन लोगों ने बैंक से सबसे अधिक लोन लिया है और उस पैसा को माने लौटाया नहीं है, आज वही लोग बैंक के का खस्ता हाल करके खरीदना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। जी लेकिन इसके पहले राकेश जी, मैं जी आज के बैंकों में प्रवेश करूं, मैं चाहता हूं कि जी राष्ट्रीयकरण जब हुआ था, तब उसके बारे जी में 2-4 बातें कर लूं, है ना? जरूर जरूर। 1969 की बात है। 19 जुलाई जी 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में। उन्होंने जी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पहले 14 जी बैंकों का किया था, फिर 1980 में 6 बैंकों का किया। कुल मिलाकर के 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और उसका परिणाम जो देखने को मिला, वो यूं मिला कि चारों तरफ सरकारी बैंक फैलती चली गई, जी लोग जुड़ते चले गए, लोगों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध होता चला गया, और लाखों के तादाद में कर्मचारी, अधिकारी बैंकों में प्रवेश करने लगे। यानी कि जी नौकरी का या रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जी मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा पहले और चला जाऊं। 1955 में एक राष्ट्रीयकरण और हुआ था। जी 1969 के पहले जी 1955 में इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक अच्छा ब्रिटिश बैंक था, और वो जी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास को लेकर बनी थी 1921 में। उस जी इंपीरियल बैंक को कानून बना करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 करके उस इंपीरियल बैंक को टेक ऑफ कर लिया गया, और उसका नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी उसके फिर 7 एसोसिएट बैंक बनाए गए। स्टेट बैंक के 7 एसोसिएट बैंक, मूल स्टेट बैंक के अलावे उसके 7 एसोसिएट बैंक बनाए गए। वो एक जी बैंक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। मैं जी इसलिए कह रहा हूं कि स्टेट बैंक ने काफी दिनों तक आरबीआई की भूमिका लगभग अदा की। एक सेंट्रल जी बैंक के रूप में स्टेट बैंक 1955 के बाद से काम किया। फिर 1969 की बात आई। इंदिरा गांधी ने, जब पूंजीपतियों ने ये मांग किया कि उनके पास पूंजी का घोर अभाव है, कुछ जी पूंजीपति के पास तो बैंक थे, टाटा बिरला के जी पास अपने बैंक थे, लेकिन सारे जी पूंजीपति के पास अपने बैंक नहीं थे। उन जी पूंजीपतियों को पूंजी मुहैया करना था। इसलिए जी इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा गुट था जो राष्ट्रीयकरण के विरोध में था, उनके विरोध में जाकर उनसे लड़ते हुए उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। और उसका जी परिणाम यह हुआ कि बड़ा बड़ा औद्योगिकरण शुरू हो गया। कृषि क्षेत्र में कामकाज ज्यादा उसको बल मिला। और समझ लीजिए, कृषि निर्भर जितना उद्योग है और मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्री है, उसमें काफी विस्तार हुआ। मैं आपको 2-3 आंकड़ा थोड़ा दे दूं। जी 1969 के पहले कुल बैंकों का जो ब्रांच था, वो 8,321 था। जी 1969 के पहले, 19 जुलाई 1969 के पहले कुल बैंकों की शाखाएं जो थी 8,321। और जी आज कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं हैं 1,62,904। जी अब सोच सकते हैं, 1,62,904। ठीक उसी तरह आज कस्टमर जो है 25 करोड़ या 26 करोड़, तो वैसे कस्टमर है जिनको सेविंग्स खाता है, अलावे जी कुछ जनधन खाता या कुछ और रूप से जो लोन दिया जाता है ना, काट के जा रहा, जी तो उसको जी फसल को, माने फसल की जी कार्रवाई जी करने के जी लिए, उससे तो और भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग जुड़ गए। और उतना ही नहीं, आपको टोटल एम्प्लॉयज जो मैं बता रहा था शुरू में कि जी अधिकारी और कर्मचारी कैसे जुड़े, पहले 1 लाख से भी कम लोग थे 1969 के पहले, और आज के तारीख में 7,56,000 कर्मचारी और अधिकारी हैं। जबकि जी आप जानते हैं, पिछले कई सालों से एम्बार्गो है रिक्रूटमेंट पर, मतलब बंदी लगी हुई है, और पर्याप्त बहालियां नहीं हो रही है। बावजूद जी इसके 7,56,000 अधिकारी कर्मचारी आज बैंक में है, राष्ट्रीयकरण के कारण। और उतना ही नहीं, अगर मैं ये कह दूं कि पिछले साल 2022-23 में डिविडेंड कितना मिला सरकार को,
13,804 करोड़ रुपया। तेरह हजार जी आठ सौ चार करोड़ रुपया डिविडेंड यानी कि लाभांश मिला उसके शेयर से सरकार को। जी बाकी जो लोग जी हैं प्राइवेट लोग जो शेयर के मालिक हैं उनको अलग, ठीक है। और जी जब भी इस सच्चाई को हम लोग रखेंगे देखेंगे तो तब समझेंगे इस रकम का क्या वैल्यू है। 2 लाख करोड़, लगभग 1,84 करोड़, 1.84 लाख करोड़ रुपया ये राइट ऑफ कर दिया। इतने लोग उस रकम को राइट ऑफ करने के बाद भी 13,804 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल में सरकार को देना ये मामूली बात नहीं, ये डिविडेंड है। राइट। सर, राइट ऑफ को थोड़ा स्पष्ट करके समझाइएगा, क्योंकि आम हाँ, पाठक राइट ऑफ बहुत लोग मतलब हैं तो ये नहीं हुआ भी। जब जी लोग, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ, जब जो लोन लेने वाले हैं या लोनी कहते हैं जी अंग्रेजी में, है ना, या जी ऋणी कहिए, वो जब उसको लौटाने में सक्षम नहीं होते या जी सक्षम होके भी नहीं लौटाते, यानी कि विलफुल डिफॉल्टर, अंग्रेजी में कहते हैं उसको विलफुल डिफॉल्टर, वो वैसे लोग जब नहीं देते हैं तब वो क्या होता है, जो एसेट का मामला है, यानी कि बैंक का लोन बैंक का एसेट होता है और बैंक की जमा बैंक का लायबिलिटी होता है, ठीक है। जी बैंक में आपने जो पैसा रखा वो बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया और बैंक ने आपको जो लोन दिया उसके लिए बैंक जो है बैंक का वो एसेट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो लौटने जी वाला है। तो जी वैसे जी एसेट को या ऋण को, लोन को लोग नहीं दे रहे जानबूझ करके, विलफुल डिफॉल्टर जो मैंने कहा। और हर जी साल देखते हैं कुछ लोगों का, कॉर्पोरेट हाउस का कुछ करोड़ रुपया को माफ कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ मतलब उसके हिसाब से बाहर कर दिया, यानी कि उस पर अब बैच नहीं लगेगा, उसको अब प्रॉफिट के गिनती में नहीं गिना जाएगा, ताकि एनपीए की राशि जो है वो घट जाए। एनपीए की राशि ज्यादा होने से लोगों के दिमाग में आएगा इतना एनपीए है बैंक का, तो इसलिए उसको राइट ऑफ कर दिया, तो एनपीए की राशि घट गया। सरकार बार बार ये काम कर रही है और मैं बता दूं आपको, अब तक 14 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया गया। 14 लाख करोड़ रुपया सर, हाँ, राइट ऑफ कर दिया गया। और वो भी कितने का आप समझ सकते हैं, इसमें 90% जो होगा बड़ा बड़ा घराने का, बिग कॉर्पोरेट, जी ये है राइट ऑफ। राइट ऑफ यानी कि उनको लोन से मुक्त कर दिया गया। जी जी तो मैं कह रहा था कि सरकारी बैंकों की इतनी अच्छी भूमिका थी, जो आपको इतने रोजगार दिए, इतने लोगों को बैंकिंग सेवा दिए, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पर, इतने डिविडेंड सरकार को हर साल देती रही। पिछले साल का मैं बता रहा हूँ 13,804 करोड़ रुपया, जबकि 2 लाख करोड़ रुपया को राइट ऑफ कर दिया बावजूद उसके। तब इस सरकारी बैंकों का निजीकरण की बात क्यों की जा रही, ये सवाल है ना, आपका जी भी सवाल जी यही है जी ना। जी हाँ जी हाँ, जी मैंने पहले आपको कहा कि कैसे सरकारीकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण किस हालात में हुआ था, कब हुआ था। 2 फेज में हुआ था, 1955 फिर 1969, और उसके बाद बैंकों का विस्तार हुआ, बैंकिंग सेवा को गांव गांव, कस्बे कस्बे तक पहुंचाया गया, एक साधारण कीमत पर लोगों को बैंकिंग सेवा मुहैया किया गया और लोगों को रोजगार मिला। बहुत बड़ा रोजगार का जगह था ये बैंक। और सरकारी के घर में इतना इतना हजार लाख रुपया मुनाफे के तौर पर डिविडेंड देता गया, लाभ्यांश जिसको जी बोलते हैं। जी लेकिन आज आज वही जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार, इनका यह मंशा है कैसे न सिर्फ कॉर्पोरेट के जो लोन है उनको राइट ऑफ कर दिया जाए, जो मैंने कहा अब तक 14 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया गया है, पिछले साल 1.84 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया गया। वो चाहते हैं जी कि इस बैंकों को बेच दिया जाए। क्यों, मैं बता रहा हूं क्यों। आज जो है आपको बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 180.44 लाख करोड़ रुपया। 31 जी मार्च 2023 तक 180.44 यानी कि 180 या 100 साढ़े 80 लाख करोड़ रुपया बैंक पे जमा है। जी कारपोरेट चाहती है उस जमा को वो कैसे तो हथिया ले, उस जी जमा के जी साथ वो छेड़छाड़ करे। और निश्चित तौर पर ये अगर कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा 180 लाख करोड़ रुपया या 100 साढ़े 80 लाख करोड़ रुपया, तो आप समझ सकते हैं कि सारे लोग जो बैंक में जमा रखने वाले हैं, मामूली लोग, मेहनतकश लोग, आम मध्यम वर्ग के लोग, वो तमाम लोगों का जो
माने जीवन है वो दांव पर लग जाएगा। इस तो पैसे के बैंक साथ हाथ वो खड़ा खिलवाड़। कर लेगी ना सर। बैंक तो हाथ खड़ा कर लेगी कि अब तो मेरे पास पैसा है नहीं भैया, हम तो घाटा में जर हम चाहे थे बस आपको पैसा लौटा सकते। जी बस 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 बिल्कुल। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ राकेश जी, ऐसे जी जी उदाहरण है हमारे देश में। आगरा सेविंग्स बैंक, एशियाटिक बैंक, बनारस बैंक, बैंक ऑफ मिर्जापुर, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, यस बैंक 2018 से, यस बैंक, जी ये जी तमाम जी बैंकों का जो है फेल हो चुका है लगभग, और इसको कोई ना कोई सरकारी बैंक ने इसको टेक ओवर किया या मदद किया। जी जी और जब जी ये फेल कर जाते हैं, तब आम लोगों का, आम जमाकर्ता का जो पैसा वहां रहता है, वो पैसा में रिजर्व बैंक मोरेटेरियम लगा देता है। मोरेटेरियम का मतलब कोई लेन देन नहीं होगा, यानी कि वो अपने ही जमा को उठा नहीं सकते, वापस नहीं जी ले जी सकते। समझ गए ना? आपने जो जी जी संकट के बारे में कहा, मैं उस जी संकट के तरफ उसको खुलासा कर रहा हूं कि अगर जी ये निजीकरण हो जाएगा और कॉर्पोरेट के हाथ में ये जो मैंने बताया इतना लाख रुपया, 180 लाख रुपया अगर चला जाएगा, इसके साथ खिलवाड़ करेगा, अपने हिसाब से वो पूंजी इधर उधर करेगा, और सारे लोगों का भट्टा बैठ जाएगा, सबकी जमा जो है डूब जाएगी, जमा की राशि। जी ये जी है जी स्थिति। मैंने बताया कि राष्ट्रीयकरण के फायदे क्या क्या थे, मैंने बताया। और जी मैं जी बता रहा हूं कि निजीकरण के घाटे क्या क्या है, निजीकरण से खतरा क्या क्या है, वो अर्थतंत्र के लिए, आम लोगों के लिए, और कुल मिलाकर देश के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर आप महसूस किए होंगे कि सरकार जो है जिस दिशा में बढ़ रही है उसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं बता के कि बैंकों के नकारापन को ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार बताती है, कर रहा है कि बैंक सही दिशा में नहीं काम कर रहा है, घाटे में जा रहा है, एनपीए हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, इस तरीके से कहती है ना। और जहाँ राइट ऑफ होने की बात जो है लोन का आप कह रहे हैं, तो उसको भी सरकार बहुत चालाकी से यह तर्क देती है कि भैया हम माफ नहीं कर रहे हैं, हम इसको कहीं किनारे करके रखे हैं कि फिर हम उनसे वसूलेंगे, फिर ले आवेंगे तो फिर वो बैंक में जमा होगा। लेकिन मंशा यह दिखती है कहीं ना कहीं कि ठीक है आप तो कह रहे हैं कि आदमी भी तो धीरे धीरे भूल जाता है ना कोई बात को, कि भाई अब तो रखे हुए हैं बट्टा खाते में अपना किनारे उसको किए हुए हैं, बैंक को फिर अपने नए हिसाब किताब में वो चल रहा है, वो तो कहीं घाटा में दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो आम आदमी का विश्वास जमा हुआ है। लेकिन इसी विश्वास को आगे करके आप उधर पैसा को तो सही में परोक्ष रूप से तो माफ भी कर रहे हैं ना, लेकिन सरकार माफ होने के बाद से इत्तेफाक नहीं रखती है, माने वो नहीं कहती है कि हमने माफ नहीं किया, तो थोड़ा इसको भी स्पष्ट करिए। समझ रहे हैं ना हाँ, बात? मैं बता दूं, ये जो मैंने, राकेश जी, मैंने जो राइट ऑफ की बात की, राइट ऑफ जी मतलब क्या है? हमारे एसेट के रूप में हिसाब बही खाता में जो है उसे हटा दिया गया, आपने सही कहा। और ये जी कह करके हटा दिया गया कि इसको बाद में अगर देखेंगे वसूली करेंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम अपना एसेट में नहीं देंगे, इस पर कोई इंटरेस्ट जो अर्न करता है वो हम नहीं करेंगे, ताकि हमारा मुनाफा बढ़ ना जाए। तो उसको जी उससे निकाल दिया, हिसाब बही से निकाल दिया। लेकिन अगर आप उस दिशा में कारगर नहीं होंगे, अगर आप एनपीए का लिस्ट में जो लोग लोन नहीं दिए, डिफॉल्टर्स है, डिफॉल्टर का लिस्ट को नहीं पब्लिश करते हैं और डिफॉल्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कैसे होगा? मेहुल चोकसी जी 9 9 लाख हजार करोड़ रुपया लेके भागा हुआ है। हाँ, जी आप बताइए, आप बताइए विजय माल्या की कहानी क्या है, ललित जी मोदी की जी कहानी क्या है? सारे जी लोग तो जी जो है यहाँ से भाग के गए हैं और पैसा नहीं दे रहे, लेकिन क्या कार्रवाई हुआ बताइए, आप मुझे जी बताइए। और यहां तक कि मैं बता रहा हूं, अभी अदानी साहब ने बहुत लोन ले रखा है, सरकारी हाँ बैंकों से बेशक। भी, एलआईसी से भी, स्टेट बैंक से भी। और उनकी ये स्थिति है कि वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, और उस लोन को लेने के लिए उनको दूसरे जगह से लोन लेना पड़ा। हाँ अदानी जी साहब जो हमारे यहाँ पोर्ट लिए हुए हैं, एयरपोर्ट लिए हुए हैं, कोयला बिजली सब लिए हुए हैं, उनकी स्थिति है कि बैंकों का कर्ज वो अदा नहीं कर पा रहे। अभी 12 लाख करोड़ रुपया उन पर बकाया है, वो उनको देना है, जिसको बोलते हैं जी डेट सर्विस, वो नहीं दे पा रहे। तो मैं इसलिए अदानी साहब का नाम दिया, अदानी साहब जी तो देश में है, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो लोग चले गए, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, तो इन लोगों का क्या हाल होगा, ललित मोदी। जी तो मैं जी कह रहा जी हूं, आपने जो कहा है सरकार बैंकों पर थोप रही है, आप जान लीजिए कि सरकार के मर्जी के खिलाफ ना तो बैंक जी
इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है, ना तो इससे पैसा वसूल सकती है। इसके संपत्ति को जब्त करके, उसको नीलामी करके पैसा जब्त हो। एक कानून बना हुआ है, मैं बता दूं, सरफेसी एक्ट। सरफेसी जी उसका एब्रिविएशन है। उसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है खुद जो है उसके ये पर कानूनी कार्रवाई करके उसके संपत्ति को जब्त करे, और जी जब्त कर पेपर में दे करके जब्त करे। और अगर वो आ जाए तो ठीक है, पैसा लौटा दे, ठीक है, नहीं तो उसका संपत्ति को जब्त करके को- बेचा जाए। लेकिन जी सरफेसी एक्ट के बावजूद ये चौंकाने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट के खिलाफ कभी उस कानून का प्रयोग नहीं हुआ। जी जी ये जी समझ लेना। इसीलिए बैंक के जो अधिकारी हैं वो छोटे हैं, वो भाड़े के टट्टू हैं। सरकार के पास पूरी पावर है, और ये जो इन लोगों को लोन दिया गया, किसी ना किसी तरीके से सरकारी दबाव था, सरकारी प्रभाव था। ये जी दबाव और प्रभाव के बिना, आप जान लीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो दिया गया था, वो बिना जी दबाव और बिना प्रभाव के नहीं। बैंक जान रही थी उसके पास उतना सिक्योरिटी नहीं है, वो व्यापार नहीं है जो लौट लौट सके, लेकिन बावजूद जी उसके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया गया। और उसके आधार पर जो हीरा के व्यापारी थे और जो दूसरे व्यापारी थे, उन लोगों ने पैसा लेकर, लोन लेकर भागे। जी। कुछ तो सर, दिन पहले गुजरात के एक आदमी बैंक ऑफ बड़ौदा से, आप लगभग, मुझे रकम पूरा ही याद नहीं है, लेकिन कुछ करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपया लेके भागे हुए, जी जी बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ दिन पहले, यानी कि जी 6 महीना, 1 साल, 6 महीना पहले। हाँ। जी तो मैं कह रहा हूं, ये सोचना, लोगों में अगर ये धारणा है कि सरकार जो है चाह रही है कि इससे वसूलने के लिए बैंक नहीं कर पा रही है, ये गलत है। बैंकों की पूरी इच्छा है कि इस पैसा को वापस लिया जाए, उसका जो मुनाफा उसको बढ़ाया जाए, और जो शेयर होल्डर है उसको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दिया जाए, और जो आम लोग है उसको एक कीमत पर, बहुत मामूली कीमत पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराया जाए। और आपने जी एक बात और कही, ऐसा जी कभी कभी होता है कि जो छोटे छोटे जो ऋण लेने वाले हैं, रिटेल लोनी जो है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जी उनका गाड़ी दिया, गाड़ी जब्त कर लिया जाता है। उनका दुकान दिया तो दुकान में ताला लगाया जाता है। ये होता है। ये मुझे इसलिए होता है दिखाने के लिए कि हम जो है कानून का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कानून का प्रयोग जहां करना चाहिए, जहां जरूरी है, वहां नहीं होता है। ऐसे ऐसे जी छोटे व्यापारी पर, आपने सही कहा, छोटे जो लोनी है, छोटे ऋणी है, छोटे ऋणी पर, ऋणियों पर होता है, बड़े कॉर्पोरेट पर नहीं होता है। सबसे पहली बात आप सोचिए कि अगर एक लिस्ट बन जाता है एनपीए का, जो डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर, उनका नाम प्रकाशित हो जाता, एक बहुत बड़ा दबाव बनता, उनके संपत्तियों को लेने के लिए एक माहौल बनता। लेकिन वही चीज नहीं हुआ। बार बार बैंक के यूनियन लोग इस बात को बोलते रहे, लेकिन ये काम भी नहीं हुआ। आरटीआई के माध्यम से जब कुछ कुछ बातें आती है तो आती है, फिर भी कभी कभी आरटीआई से भी खबर कुछ नहीं निकलती। ये सच्चाई है। आरटीआई का भी तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि सरकार जो है ना कुछ अपना यह कह करके कि भैया यह जो देना है ना, राष्ट्र हित में नहीं है, कुछ अपना गुप्त मामला है, कुछ कह के बहुत जानकारी तो छिपाती भी है ना, देती भी नहीं है, बहुत बिल्कुल जानकारी बिल्कुल। बहानेबाजी करके। बिल्कुल आपने सही कहा। आरटीआई की आरटीआई की स्थिति तो आज के तारीख में बहुत ठीक ठाक नहीं है इस देश में। लेकिन ना, कुल नहीं मिला नहीं। के, कुल मिला के सर, संक्षेप में एक बात है कि चूंकि चाहे जागरूकता के अभाव में हो, चाहे जिस रूप में हो, लोग वस्तु स्थिति से अवगत नहीं हो पाते हैं, या मीडिया के माध्यम से भी सारे बातें, अब तो सही सूचनाएं पहुंचाई नहीं जा रही है। हर एक मीडिया का अपना तरीका है कुछ कहने का, इन सब मुद्दों पर तो चर्चा भी नहीं होती है। चर्चा यह नहीं बताया जाएगा कभी कि अडानी जी इतना पैसा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ, यह जरूर मीडिया बताती है कि भाई अडानी जी तो अब दुनिया के टॉप 10 पूंजीपति में शामिल हो गए, क्या हो गए, नहीं हो गए। इस तरह के माने तस्वीर असल कुछ होती है, दिखाई कुछ और जाती है। लेकिन कुल मिलाकर सर, संक्षेप में अंतिम सवाल मेरा कि जो बैंकर्स को जो कटघरे में खड़ा किया जाता है, जो लोन की वापसी नहीं होती है या कुछ मामले में, तो इस स्तर पर तो बैंक यूनियनों को भी कुछ पहल करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भैया हम जो है कसूरवार है नहीं। क्योंकि बताया जाता है हम पर भी दबाव है, हम भी क्या करें, हम भी मुलाजिम हैं,
और हम तो सरकार के मुलाजिम ही हैं, तो सरकारी बैंक में किसी भी बैंक में है तो किसी के मुलाजिम है, तो हमारी भी कोई सीमाएं हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप इसको भी समझिए और फिर उस हिसाब से कुछ तय करिए, निर्णय लीजिए, अपनी बातें भी रखिए, आगे बढ़ के आइए, सामने हुई। तो क्या कहीं लगता है कि कुछ बैंक यूनियन इस तरह की भूमिका के लिए अब खुद को तैयार कर रही है या आगे आ रही है? जी, बैंक यूनियन का ये मांग रही है कि कम से जी कम जो विलफॉल डिफॉल्टर है, बड़े बड़े डिफॉल्टर, सैकड़ों करोड़ों रुपए, उनका नाम प्रकाशित हो। ये जी काम आज तक सरकार नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो छोटे छोटे ऋणियों पर जो कुछ काम हो रहा है, उसमें बैंक यूनियन हमेशा ये कहा है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी अख्तियार किया जाए, जिसके बारे में आपने कहा कुछ देर पहले। यूनिफॉर्म जी पॉलिसी यानी कि अगर जी इससे सख्ती बरती जा रही है तो उस पर भी सख्ती बरती जाए। ये काम नहीं हो रहा है। और अगर आप कह सकते हैं कि यूनियन के तरफ से थोड़ा कमी रह गई, थोड़ी चूक हो गई कि उतना जोरदार ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि अभी यूनियन करना भी बहुत मुश्किल हो गया। सरकार जी का जो जी ये श्रम कानून में बदलाव आ गया, पहले जो ट्रेड यूनियन आप बना सकते थे, ट्रेड यूनियन चला सकते थे, 44 जी कानून को रद्द करके 4 कोड बना दिया। इसीलिए बैंक में या किसी और जगह ट्रेड यूनियन करना अपने आप में एक चुनौती बन गया। इसलिए ट्रेड यूनियन की भूमिका जो पहले हुआ करती थी, अभी उस ढंग से नहीं हो पा रही। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेड यूनियन से कर्मचारी ट्रेड यूनियन से दूर चले जा रहे हैं। उनको कुछ है ना, माने 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 ख्याली पुलाव के आधार पर जी वो जी लोग जी सोचते हैं इसमें क्या होगा, करियर बनाओ अपना, अफसर बनो, वो करो। कौन ट्रेड यूनियन करेगा? ये एक प्रॉब्लम है, ये संकट है। इसीलिए ट्रेड यूनियन पर सिर्फ ये कह देना कि उनके उनके तरफ से नहीं हुआ कुछ, ऐसा नहीं है। हुआ है, लेकिन वो नाकाफी, और भी कुछ हो सकता था, वो मैं मानता हूं। जी। हाँ, लेकिन निजीकरण के खिलाफ तो लड़ रहे हैं हम लोग, अभी तक तो रोके हुए हैं। तो कुल निजीकरण के मिला के, खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। जी, तो कुल मिला के सर, सार्थक चर्चा है और समय की अपनी सीमा है, तो कुछ सवाल बचे भी हैं जिस पर हम अगली कड़ी में बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के जो हाँ निष्कर्ष सामने आया वह यह आया है कि हालात जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, हालात बहुत गंभीर हो चले हैं। और इस पर खास करके आम लोगों को सोचना होगा, जिनका भविष्य दांव पर लग रहा है, जो बैंक जो निजीकरण की दिशा में जा रहा है सब जिस तरीके से तेजी से, वहां खतरे में बड़े लोग नहीं हैं, बड़े कर्जदार नहीं है, और न न बड़े जमा करने वाले लोग हैं। तमाम छोटे छोटे लोग हैं जो अपना पेट काट करके कुछ बचाते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षित रहते हैं। तो उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग वस्तु स्थिति से अवगत होंगे और उस हिसाब से कुछ सकारात्मक सोचेंगे, अपनी बातें मजबूती से आगे रखेंगे ताकि सरकार पर भी दबाव हो और कुछ बेहतर हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।